28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुए और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुए प्रथम विश्व युद्ध, जिसका प्रारंभिक ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या से शुरू होता है और देखते ही देखते इसमें लगभग 37 देश शामिल होते हैं और लगभग 2 करोड़ से अधिक मानव की क्षति होती है और यह पूरे यूरोप का एक राजनीतिक समीकरण बदल करके रख देता है, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। नमस्कार, मैं मुकेश सर उपस्थित हूं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए चैप्टर प्रथम विश्व युद्ध लेकर के। आज हम इसमें इस विश्व युद्ध के सभी प्रमुख कारण और परिणाम को देखेंगे कि कैसे एक ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या के साथ इतने बड़े विध्वंसक युद्ध की शुरुआत होती है, जिसकी कल्पना शायद विश्व ने कभी नहीं की होगी। ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तात्कालिक कारण को अगर छोड़ दे तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसने इस विश्व स्तरीय युद्ध को अंजाम दिया और इसकी पृष्ठभूमि 1 या 2 वर्षों में तैयार नहीं हुई। इसकी पृष्ठभूमि पिछले लगभग 100 वर्ष पहले ही तैयार हो चुकी थी, क्योंकि जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके साथ ही ऐसी लालसाएं राष्ट्रों के बीच जगी जिसका यह दूरगामी परिणाम हुआ। हम इसके 4 कारण को जिम्मेवार मानते हैं, जिसमें साम्राज्यवाद, अति राष्ट्रवाद, गुटवाद और सैन्यवाद। हम इसके लिए सबसे पहले फ्लैशबैक में चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि जब फ्रांस की क्रांति होती है, वहां से राष्ट्रवाद का उत्पन्न होना प्रारंभ होता है और यह राष्ट्रवाद धीरे धीरे अति राष्ट्रवाद में बदलता है और साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1904 से 1915 तक साम्राज्यवादी नीति अपनाता है और अपने अड़ोस पड़ोस के इटली, जर्मनी इत्यादि देशों पर अपना कब्जा स्थापित करता है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के पराजय के साथ पहली बार गुट का निर्माण होता है, जिसमें ब्रिटेन, पर्सिया, जर्मनी, इटली इत्यादि देश शामिल होते हैं, जिसको कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। कंसर्ट ऑफ यूरोप यह विश्व का पहला गुट था, लेकिन यह गुट ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा और 3-4 साल यानी 1820 आते आते यह गुट खत्म हो गया। फिर साम्राज्यवादी नीति, इटली का एकीकरण और जर्मनी में बिस्मार्क के आगमन के साथ 2 चीजें उत्पन्न होती है, एक अति राष्ट्रवाद और एक साम्राज्यवाद। बिस्मार्क पूरे विश्व के में एकीकरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है और उसने जर्मनी के एकीकरण किया। 1870 आते आते जो सबसे बड़ा राष्ट्र था फ्रांस और दूसरा उभर करके आया जर्मनी, और 1870 में एक युद्ध होता है जिसको सेडोना का युद्ध कहते हैं। 1870 सेडोवा का युद्ध,
और इस चेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय होती है, यानी फ्रांस हार जाता है और पहली बार जर्मनी फ्रांस से जीतता है। यानी इस युद्ध के साथ एक बड़े राष्ट्र का पतन और एक नए राष्ट्र का उदय प्रारंभ होता है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि, इस संधि के साथ जर्मनी की ताकत में विकास होता है, क्योंकि जर्मनी के दो क्षेत्र, यहां पे दो क्षेत्र होते हैं, अल्सेस और लॉरेंस। ये दोनों क्षेत्र अल्सेस और लॉरेन जर्मनी को मिल जाता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो अल्सेस और लॉरेन जो क्षेत्र है यह लोहा और कोयला से समृद्ध भंडार वाला क्षेत्र है। जर्मनी उसका क्षेत्र तो कब्जा कर लेता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक डर सा सताता है कि जिस राष्ट्र के साथ हमने युद्ध में उसको पराजित किया है वह कहीं ना कहीं हमसे बदला लेगा, और इसीलिए अपनी रक्षात्मक तरीका अपनाते हुए वह अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ 1872 ईस्वी में एक गुट का निर्माण करता है। ऑस्ट्रिया प्लस जर्मनी, पहली बार एक अस्थायी गुट का निर्माण होता है। और 1882 में इस गुट में इटली शामिल हो जाता है, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के शामिल होने से इस गुट का नाम त्रिगुट पड़ता है, या इसको ट्रिपल अलायंस बोलते हैं, या इसको धुरी राष्ट्र बाद में बोला गया। यानी 1882 आते आते यह अपनी रक्षात्मक तरीके के लिए, यानी कोई देश हम पे वार करता है तो हम अपनी रक्षा कैसे करें, इस उद्देश्य से इस गुट का निर्माण हुआ, जिसको त्रिगुट कहा गया, क्योंकि इसमें 3 देश थे। और इसको धुरी राष्ट्र भी कहा गया, एक्सिस कंट्रीज। और जब एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली 3 देश जब आपस में मिल गए तो यह डर कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों को सताने लगा। वे लोग भी इस नीति का अनुसरण करते हुए 1907 ईस्वी में ये लोग भी त्रिदेशीय संधि करते हैं, जिसमें त्रिदेशीय संधि जिसको ट्रिपल एंटेंट को बोलते हैं, ट्रिपल एंटेंटे, ट्रिपल एंटेंटे का गठन हो जाता है। इसमें जो बचे हुए राष्ट्र हैं, जैसे फ्रांस, रूस, यानी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका, पहले ब्रिटेन होते हैं, बाद में इसको अमेरिका को शामिल कर लिया जाता है, और इसका नाम होता है त्रिदेशीय संधि, और इसको बाद में मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो लगभग अब पूरे यूरोप में, यानी संपूर्ण यूरोप के जितने शक्तिशाली राष्ट्र थे, अब 2 गुट में बट गए, एक गुट त्रिगुट और दूसरा त्रिदेशीय। और सभी ने अपने बचाव हेतु ही सही अब अपनी ताकत बढ़ाना उन्होंने प्रारंभ किया। ताकत बढ़ाने के लिए इन राष्ट्रों ने
सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया, इसलिए मैं तीसरा कारण बताया था सैन्यवाद। यानी अति राष्ट्रवाद के कारण साम्राज्यवादी विस्तार, साम्राज्यवादी के बाद में गुट का निर्माण, और जब गुट का निर्माण हुआ तो सैन्यवाद प्रारंभ हुआ। इस सैन्यवाद के तहत यूरोप के जितने शक्तिशाली राष्ट्र थे अपनी आमदनी का लगभग 80% वे लोग सैनिक पर, बंदूक बनाने में, गोली बनाने में, बम बनाने में, बारूद बनाने में खर्च करना शुरू किया। केवल जर्मनी को अगर देखें तो लगभग 1907 के आसपास, जिस समय त्रिदेशीय संधि की स्थापना हुई थी या त्रिदेशीय गुट बना था, उस समय इनके पास लगभग 8 लाख की अस्थायी सेना और लगभग 24 लाख की अस्थायी सेना थी। इस तरह रूस भी, यानी संपूर्ण यूरोप बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया। सबके पास अत्यधिक हथियारों का जखीरा खड़ा हो गया। कल कारखाने भले बंद हो गए, लेकिन बम बारूद का जो फैक्ट्री था वह चालू रहा। और बस इसमें केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी, और हुआ भी ऐसा ही। अब हम आते हैं, यानी पूरा देश अब अपने आप में गन बारूद सैन्य व्यवस्था के साथ मजबूत हो चुका है। बस इंतजार है किसी एक छोटी सी घटना की, एक चिंगारी की, बस आग लगने की आवश्यकता थी, और वही घटना होता है 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार, या यूं कहें ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल फर्डिनेंड याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, अपनी पत्नी के साथ सर्बिया की राजधानी, अब देखेंगे यहां ऑस्ट्रिया है और इसके एक अधीन देश है जिसका नाम है सर्बिया, और यह अधीन देश किसके हैं? तो ऑस्ट्रिया का अधीन देश है सर्बिया, सॉरी बोस्निया। बोस्निया जो ऑस्ट्रिया हंगरी का अधीन देश है, और बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो। सेराजेवो। तो यहां पे आर्क फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सेराजेवो में एक अनाथालय में जाते हैं जहां कोई कार्यक्रम रहता है, और दिन के 11 बजे लगभग एक सर्बिया का आतंकवादी बीच रास्ते में, और वह जो सर्बिया का आतंकवादी होता है गैब्रिलो प्रिंसेप, तो ऐसे याद रखेंगे, एक आतंकवादी है गैब्रिलो प्रिंसेप, एक 19 साल का विद्यार्थी है। वह बीच रास्ते में, जिस समय अनाथालय की तरफ जा रहे होते हैं ओपन गाड़ी से, बीच रास्ते में सैनिकों के बीच ही गोली मारकर दोनों की हत्या कर देता है, और हत्या करने वाला सर्बिया का आतंकवादी होता है। ऑस्ट्रिया सर्बिया पर दोष ठहराता है कि जिसने हत्या किया है गैब्रिलो प्रिंसेप, वह सर्बिया समर्थित है, अतः आप उस
हत्यारे को मेरे हवाले करे और हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई और साथ ही 1 माह का समय दिया गया कि आप 1 करोड़ रुपया गैब्रिएलो प्रिंसेप को मेरे हवाले करें, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो। अब सर्बिया डर जाता है क्योंकि जर्मनी से ऑस्ट्रिया हंगरी को समर्थन प्राप्त है और सर्बिया यहां सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में भी सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते हैं और रूस के कुछ क्षेत्रों में सर्ब स्लाव जाति के लोग रहते हैं। इसलिए एक जातिगत, एक व्यक्तिगत एक रिश्ता होता है जिसके कारण यह रूस से हेल्प मांगता है। रूस बोलता है कि नहीं, तुम्हें ना जुर्माना देना है ना उसके हवाले करना है। रूस तो प्रोत्साहन दे देता है। अब समय जब नजदीक आता है तो 23 जुलाई 1914 को एक रिमाइंडर सर्बिया को दिया जाता है कि घटना के 25 दिन हो गए, आपने अभी उस आतंकी को मेरे हवाले नहीं किया, ना ही हर्जाने की राशि आपने दी। अगर आप अभी भी समय है आपके पास, अगर हर्जाने की राशि और उसको नहीं सौंपते हैं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके कान में थोड़ा सा भी कुछ सुनाई नहीं देता है, यानी सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर करता है, जिसका नतीजा होता है कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर आक्रमण कर देता है और ऑस्ट्रिया हंगरी का सर्बिया पर आक्रमण के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हेल्प के लिए चिल्लाता है रूस से, लेकिन रूस सहयोग नहीं करता है। नतीजा यह होता है कि संपूर्ण क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है, यानी अब यह देश खत्म। और उधर पहले से ही जर्मनी और फ्रांस के बीच में तनाव की स्थिति रहती है और कारण भी विश्व युद्ध के यह दोनों होते हैं, लेकिन शुरुआत किसी और के द्वारा होती है। अब जर्मनी देखते रहता है, सपोर्ट कर रहा होता है, तब तक रूस क्या करता है, यह अभी तटस्थ है और यहां के रूस के जो अभी शासक है जार निकोलस द्वितीय, रूस की क्रांति में हमने पढ़ा होगा जार निकोलस द्वितीय, यह एक अयोग्य और खुद डिसीजन लेने वाला शासक नहीं। इधर जर्मनी क्या करता है, फ्रांस पे आक्रमण कर देता है और जब जर्मनी फ्रांस पे आक्रमण करता है तो फ्रांस हेल्प के लिए रूस से हेल्प मांगता है, क्योंकि यह दोनों वह त्रिदेशीय संधि के देश हैं। जैसे ही हेल्प के लिए चिल्लाता है, रूस इधर से आक्रमण कर देता है जर्मनी पर, यानी जर्मनी दो तरफ से युद्ध से गिरता है। लेकिन सबसे अधिक सैन्य पावर जर्मनी के पास है और जर्मनी फ्रांस को छोड़ करके रूस पर भिड़ जाता है और रूस के पास कमजोर सेना है, जिसका कारण यह है कि जार निकोलस द्वितीय और इसकी पत्नी जरीना एलेक्जेंड्रिया इसको बोला जाता है, अलेक्जेंड्रिया, और इसकी पत्नी और एक वहां पे रासपुटिन भ्रष्ट पादरी है। रासपुटिन का एलेक्जेंड्रिया के साथ अच्छा संबंध है। जार निकोलस उसकी पत्नी जरीना जो कहती है सो मानता है, यानी जार निकोलस पत्नी का गुलाम है
और इसकी पत्नी रासपुटिन की गुलाम है। और सैन्य बहाली में यह जार निकोलस द्वितीय योग शासक की भर्ती करता है, योग सेना की भर्ती करता है, लेकिन रासपुटिन अलेक्जेंड्रिया के साथ मिल करके अयोग को भी सैनिक में भर्ती करा देता है, जिसका नतीजा होता है कि इस युद्ध में रूस हारने लगता है। हारने का नतीजा होता है कि रूस में विवाद खड़ा हो जाता है और उस समय एक मार्क्सवादी सिद्धांत पर मजदूरों का आंदोलन होता है और 1917 आते आते जार निकोलस द्वितीय अपनी गद्दी छोड़ देता है। गद्दी छोड़ने के बाद में वहां के लोगों ने जार निकोलस, अलेक्जेंड्रिया और रासपुटिन की हत्या कर देते हैं और केरेंस्की वहां का शासक बनता है। लेकिन केरेंस्की एक योग शासक नहीं है, वह राष्ट्र की परिस्थिति को नहीं समझता है और वह युद्ध में जारी निरंतर रहता है और यहां के लोग भूखे मरने लगते हैं। तब तक मार्च 1917 में लेनिन, जो अब तक स्विट्जरलैंड में नजरबंद था, जर्मनी की सहायता से रूस में प्रवेश करता है और अप्रैल में अप्रैल थीसिस जारी करता है कि कैसे यहां के शासक से हमको लड़ना है और देश को इस युद्ध से बचाना है। अभी अभी यहां पे फरवरी क्रांति हुई थी और लेनिन बोलता है कि यहां पे एक और क्रांति होगा, तब यहां की सत्ता जो है गरीब और मजदूरों के हाथ में आएगी। यह लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित है और इसकी पुस्तक दास कैपिटल तो यह 10 बार से ज्यादा पढ़ चुका है और यही दास कैपिटल गरीब मजदूरों या साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर 1917 की क्रांति होती है रूस में और केरेंस्की को सत्ता छोड़ देना होता है और लेनिन सत्ता पर काबिज होता है। सत्ता के पर काबिज होने के साथ ही वह यह घोषणा करता है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और युद्ध से बाहर होने का निर्णय लेता है और जिसका नतीजा यह होता है कि एक संधि होती है, ब्रेस्ट लिवोस की संधि। एक संधि होती है, उस संधि के तहत जो ब्रेस्ट लिटोव्स की संधि होती है, ध्यान से देखेंगे, ब्रेस्ट लिटोव्स की संधि, इस संधि के तहत जो जर्मनी और रूस के बीच संधि होती है, संधि के तहत लेनिन रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लेता है, लेकिन इसका लगभग 30% हिस्सा जर्मनी के कब्जे में रह जाता है, जिसका जनता के द्वारा बहुत विरोध होता है। लेकिन यह लियो टॉलस्टॉय की एक पुस्तक है, वार एंड पीस, उस सिद्धांत पर काम करते हुए कि हम युद्ध कर लिया, अब हमें शांति चाहिए, 30% हिस्सा छोड़ करके भी युद्ध से बाहर हो जाता है कि हमें शांति चाहिए, विरोधाभास के बावजूद भी, क्योंकि अभी तक यहां लगभग 70 लाख सैनिक और लोग मारे जा चुके थे। लोग को रोटी नहीं मिल रही थी खाने के लिए। इस परिस्थिति में लेनिन का युद्ध में निरंतर रहना कहीं से जायज नहीं था, इसलिए लेनिन अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। युद्ध से अलग हो जाने के बाद में अन्य देशों का प्रभाव अभी भी रूस को कमजोर जानते हुए पड़ा रहा। इसीलिए लेनिन द्वारा लाल कुर्ती सैनिक का लाल सेना का गठन किया गया और आंतरिक शक्तियों से
आंतरिक आतंकियों से लड़ने के लिए चेका पुलिस का गठन किया गया और काफी निपुणता के साथ लाल सेना ने विदेशी आक्रमण को फेल्यूर कर दिया और चेका पुलिस ने आंतरिक अशांति पर अपना कंट्रोल स्थापित किया और रूस एक साम्यवादी देश और साम्यवादी शासन के अधीन चलने लगा। इधर जर्मनी, फ्रांस, इधर से ब्रिटेन और इटली जो 1915 में ही त्रिगुट से अलग होकर के या त्रिदेशीय संधि की तरफ यानी धुरी राष्ट्र से अलग होकर मित्र राष्ट्र की तरफ चला गया। यानी प्रारंभिक अवस्था में यह तटस्थ रहा और बाद में मित्र गुट के तरफ से यह शामिल हो गया। यानी इटली ने अपना दल बदल लिया, रूस 1917 में अलग हो गया और अमेरिका अभी तक युद्ध में भाग नहीं लिया। और आप देखेंगे इस युद्ध में अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। कारण है कि जो देश युद्ध लड़ते हैं वे कभी संपन्न नहीं हो सकते, नुकसान ही नुकसान उनका होता है। तो इधर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सभी लोग मिल करके जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से युद्ध लड़ रहे हैं और जर्मनी की पनडुब्बी सैन्य शक्ति इतनी ताकतवर है कि सभी देशों को पराजित कर रही है। लेकिन देखता है कि इसके पास हथियार का जखीरा इतना कहां से आ रहा है। तो जहां लड़ाई होती है और सैनिक पकड़े जाते हैं, जो हथियार जब्त होते हैं, उसमें यह पता चलता है कि जितने हथियार जब्त हो रहे हैं उस सभी हथियार पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है। और तब जर्मनी को यह बात पता चलता है कि अमेरिका खड़ा रह करके सभी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि जब युद्ध में सब आर्थिक रूप से सभी देश कमजोर हो गए, वैसी स्थिति में अमेरिका ने उधार हथियार देना प्रारंभ कर दिया कि तुम लड़ो। तो जब जर्मनी को यह बात का आभास हो गया कि अमेरिका हथियार की सप्लाई कर रहा है, उसने अटलांटिक महासागर में अपने पनडुब्बी तैनात कर दिए और कहा कि जो भी मेड इन अमेरिका पनडुब्बी दिखे उसको मार देना है। और हुआ वैसा ही। उसने एक जहाज लिसुतानिया नाम का एक अमेरिकी जहाज अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था और जर्मनी के युद्धक जहाज ने इस लिसुतानिया को डुबो दिया, जिसमें लगभग 1200 अमेरिकी नागरिक की हत्या हो गई, यानी मृत्यु हो गई। और इसमें कोई हथियार नहीं था। मारना हथियार वाले जहाज को था, डुबो दिया नागरिक यात्री जहाज को, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब अमेरिका भी युद्ध की तैयारी करने लगा। और अंत समय में, यानी यह घटना 1915 की है और अमेरिका ने 1917 में युद्ध में प्रवेश किया और युद्ध में प्रवेश करते ही इस प्रथम विश्व युद्ध की रंग रूप बदल गई, परिस्थितियां बदल गई और जर्मनी की हार हो गई। जर्मनी की हार होने से ही, यानी अकेला शक्ति जो सभी देशों से लड़ रहा था, जो पराजित हो गया, पराजित होने के साथ प्रथम विश्व युद्ध अंशतः समाप्त हुआ। अंशतः इसलिए अंशतः समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद में, यानी जो युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था, 11 नवंबर को समाप्त हो गया 1918। और इसके बाद में 28 जून 1919 को फ्रांस की राजधानी पेरिस से थोड़ी सी दूरी पर वर्साय का महल था
और वर्साय के महल में वर्साय की संधि हुई और इस वर्साय की संधि में शामिल होने वाले केवल वही देश थे जो विजित देश थे, यानी केवल विजित देशों को या विजयी देशों को ही संधि में बुलाया गया और बुलाने के बाद में मनमाने ढंग से इस युद्ध में जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया और पूर्ण रूप से जितने आर्थिक नुकसान हुए थे संपूर्ण राष्ट्रों का, सबकी भरपाई की जिम्मेवारी जर्मनी को दी गई। और यहां तक कि इस संधि में जर्मनी को बुलाया ही नहीं गया और संधि होने के बाद में जितने हर्जाने हुए थे पूरे विश्व युद्ध में सब जर्मनी पे थोप दिया गया और जर्मनी को ही जिम्मेवार बनाया गया, जबकि युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया से हुई थी, जो कहीं से उचित नहीं था। इसीलिए वर्साय की संधि को वर्साय की आपत्तिजनक संधि कहते हैं। आपत्तिजनक इसलिए कि उसे सफाई देने का मौका नहीं मिला, मनमाने ढंग से उस पर थोप दिया गया, जबरन उससे सिग्नेचर कराया गया और उसकी सीमा निर्धारित की गई कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखेगा, गुट का निर्माण नहीं करेगा। इसके अलावा उसके जितने आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र थे वह छीन लिया गया और छीन करके पड़ोसी राज्य कुछ फ्रांस को, कुछ ब्रिटेन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी उसकी शक्ति पूर्ण रूप से छीन हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि इस वर्साय के आपत्तिजनक संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अब हम देखते हैं इस विनाशकारी युद्ध में लगभग संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। डायरेक्ट तो इसमें 37 देश लड़े, लेकिन जहां जहां उस देश का उपनिवेश था वहां से सैनिक मंगाए गए। जैसे ब्रिटेन ने भारत से सैनिक मंगा करके लड़ा, तो कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा जाता है। इस विश्व युद्ध में लगभग कुल मिलाकर 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 2 करोड़ सैनिक मारे गए, बहुत सारे पब्लिक का पता नहीं चला, खो गए। और प्रमुख कारक, प्रमुख देश देखें तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, रूस में केरेंस्की और जार निकोलस द्वितीय युद्ध के कारक बने, हालांकि लेनिन के बाद में युद्ध से बाहर हो गए। जर्मनी का हिंडेनबर्ग और फ्रांस का क्लीमेंट इटली। तो संपूर्ण विश्व से प्रभावित हुआ। आज हम इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे वर्साय की आपत्तिजनक संधि एवं नाजीवाद एवं हिटलर का उदय। तब तक के लिए धन्यवाद।